दोस्तों, आज हम लोग पंक्चुएशन का पार्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं। पंक्चुएशन पर बहुत सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। पंक्चुएशन में ये जो तीसरा टॉपिक है जिसमें साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है आज। और जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो इस एक्सरसाइज के एंड में आपको एक इनकम्प्लीट एक्सरसाइज दी जाएगी, अनसॉल्व एक्सरसाइज दी जाएगी, जिसे आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है साथियों, ताकि आपको भी ये पता चल सके कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो सही उसका आंसर क्या है। यानी कि जब तक आप उसको चेक नहीं करेंगे, अपने लेवल को चेक नहीं करेंगे, तब तक आपका ये पॉइंट क्लियर हो ही नहीं पाएगा कि आप खुद से जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आज का पंक्चुएशन का जो टॉपिक है साथियों वो पार्ट 3 सॉल्व होने वाला है, जिसमें से जो सबसे पहला टॉपिक लिया गया है वो यूज ऑफ हाइफन है। यानी हाइफन का प्रयोग कहां और कब और कैसे किया जाता है, आज इसी चीज को हम लोग समझेंगे। तो साथियों पहले तो ये जाने कि ये हाइफन होता क्या है। एक्चुअल में हाइफन का मतलब ये होता है स्मॉल डैश, यानी इस तरह से जब छोटा सा डैश हम कहीं पर यूज करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे हाइफन कहा जाता है। और ये हाइफन कहां कहां यूज होता है, चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को समझेंगे कि हाइफन का कई जगह यूज होता है। तो पहला पॉइंट समझेंगे कि हाइफन को सबसे पहले कहां यूज करते हैं साथियों। तो जब कहीं पर आपको कंपाउंड वर्ड्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स मिलते हैं। देखिए कंपाउंड का मतलब ही होता है जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड हो, उनको कहा जाता है कंपाउंड वर्ड। यानी जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है जैसे फादर इन लॉ, फादर फिर उसके बाद इन फिर उसके बाद लॉ लिखा है। इसी तरह से मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, इसी तरह से सिस्टर इन लॉ आप कह सकते हैं, ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। तो साथियों इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में एक ही वर्ड है, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, एक ही वर्ड है। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं, क्लियर कर देख सकते हैं कि फादर इन और लॉ यानी कि तीन अलग अलग वर्ड को मिला करके ये पूरा फादर इन लॉ बना हुआ है। इसी तरह से मदर इन लॉ आप जब लिखते हैं तो एक वर्ड ये हो गया मदर, दूसरा वर्ड हो गया इन, तीसरा वर्ड हो गया लॉ। तो इस तरह से इसमें तीन वर्ड मिला करके एक कंप्लीट वर्ड बनाया गया साथियों। तो देखिए जब कई वर्ड एक साथ मिल करके किसी एक वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो एक वर्ड माना जाता है, तो उसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड। क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें कई वर्डों को उसे मिला करके बनाया गया होता है। तो साथियों जब कोई भी कंपाउंड वर्ड होगा, चाहे वो कंपाउंड वर्ड किसी नंबर के फॉर्म में हो या फिर अलग अलग फॉर्म में आपको दिखे, जैसे 21 है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इस तरह से आप देखेंगे तो 20 उसके बाद 1, 20 फिर 2 फिर उसके बाद 23, यानी कि इसमें भी कई वर्ड, जैसे 41, 42, 43, तो 40 एक वर्ड हो गया, 1 दूसरा वर्ड हो गया, 43, इसी तरह 40 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 61, 62, 63। तो देखिए इसमें 60 एक वर्ड हो गया, 2 जो है दूसरा वर्ड हो गया, 63, 64, यानी कि दो वर्ड को मिला करके इसे बनाया गया है। ये कंपाउंड वर्ड में नंबर के फॉर्म में दिए गए हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे जो नाउन के फॉर्म में होंगे, तो नाउन के फॉर्म में होने के बाद भी वो अकेले नहीं बल्कि कई वर्ड से मिला करके बनाया जाता है उनको, लेकिन एक्चुअल में वो एक ही वर्ड होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, कंपाउंड वर्ड बोला जाता है। तो दोस्तों हाइफन का यूज हम कहां करेंगे, जहां पर कंपाउंड वर्ड मिलते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक वर्ड मिलते हैं, तो उनको बनाने के लिए उनके बीच में एक स्मॉल डैश लगाया जाता है, छोटा छोटा डैश लगाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हाइफन कहा जाता है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अगर ये समझ में आ गया होगा तो पहला एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा माई ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज वेरी जेंटल लेडी। अगर यहां पर लिखा हुआ है माई ग्रेट ग्रैंड मदर, साथियों तो ये ग्रेट ग्रैंड जो लिखा हुआ है ये क्या है,
ये क्या है, एक कंपाउंड वर्ड बना हुआ है। और ग्रेट ग्रैंड किसको कहा जा रहा है, मदर को कहा जा रहा है कि माय ग्रेट ग्रैंड मदर। तो ये ग्रेट ग्रैंड क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड वर्ड होगा। तो ग्रेट और ग्रैंड दोनों को जोड़ने के लिए बीच में छोटा सा डैश जो लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसे हाइफन कहा जाता है। तो दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग वर्ड अगर हैं, जैसे यहां फादर अलग हो गया, इन अलग हो गया, लॉ अलग हो गया, इन सब को जोड़ने के लिए देखिए बीच में क्या लगा हुआ है, हाइफन लगा हुआ है। तो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलाकर जब कोई एक वर्ड बनाया जाता है तो उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। और उन कंपाउंड वर्ड को जोड़ने के लिए एक क्या यूज किया जाता है, हाइफन यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा कि हाइफन का यूज कहां करते हैं, पहला पॉइंट, तो दूसरा यूज देखेंगे कि हाइफन का और यूज कहां किया जाता है, किसी नाउन से पहले आने वाले दो शब्दों के बीच जो कि एक एडजेक्टिव होते हैं, वहां पर भी हाइफन का यूज किया जाता है। तो साथियों चलिए इसको आसान भाषा में यह समझते हैं। जैसे यहां पर ये पॉलिटिशियन लिखा हुआ है, सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं। मिस्टर लालू यादव इज अ वेल नोन पॉलिटिशियन इन इंडिया। क्या कहा जा रहा है, यहां पर देखिए ये आपका एक नाउन हो गया और जिसके बीच में हाइफन लगा हुआ है, वो दो वर्ड कौन कौन से हैं, वेल और नोन। इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, छोटा सा देखिए डैश लगा हुआ है, इसको हम हाइफन कहते हैं। ये हाइफन और कहां यूज होता है, किसी नाउन से पहले। साथियों तो नाउन क्या है, ये आपका यहां पर पॉलिटिशियन नाउन है, कह रहा किसी नाउन से पहले। तो ये नाउन हो गया और इसके पहले आने वाले दो शब्दों के बीच, यानी नाउन से पहले जो कि एक एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये जो वेल नोन है कहां आया है, नाउन से पहले आएगा, दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बनेगा और किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। इसलिए इस तरह से जब कभी भी किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आए जो कि दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बना हो, तो उनके बीच में क्या लगाया जाता है, हाइफन लगाया जाता है। आई होप कि आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ऐसा वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो देखिए ये पॉलिटिशियन कहा गया, किसको, लालू यादव को पॉलिटिशियन कहा गया है, यानी कि राजनेता कहा जा रहा है। लेकिन इस राजनेता यानी इस पॉलिटिशियन को और क्या बताया गया, वेल नोन कह दिया गया। यानी कि पॉलिटिशियन तो है लेकिन कैसे पॉलिटिशियन है, वेल नोन है, यानी फेमस है, सभी लोग जानते हैं। आई होप कि इंडिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो लालू प्रसाद यादव को ना जानता हो। तो ये वेल नोन व्यक्ति हो गया, क्या हो गया, वेल नोन पर्सन हो गया। तो वेल नोन जो भी होता है उसको हम किसी ना किसी नाउन के बारे में कह रहे हैं। तो नाउन के बारे में जो विशेषता बताए, नाउन के बारे में और अधिक जानकारी दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो साथियों यहां पर देखिए दूसरा यूज क्या बताया गया हाइफन का, कि जब कभी भी कोई नाउन आता है और उस नाउन के पहले कोई कंपाउंड वर्ड होगा जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा, उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, हाइफन लगा करके बनाया जाएगा। अगर वेल नोन डायरेक्ट लिखा जाए तो यह वर्ड आपका गलत माना जाएगा। तो सही कब होगा, जब वेल और नोन दोनों के बीच में क्या लगेगा, हाइफन लगेगा। आई होप कि यह भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड यूज कहां करते हैं, देखिए हाइफन का, देखिए प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के साथ हमेशा क्या यूज होता है, हाइफन यूज किया जाता है। अब ये प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, आइए इसको भी समझते हैं साथियों। देखिए प्री का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है पहले। अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री का मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्ड जो पहले आता है, किसी वर्ड के पहले आता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्री कहते हैं। और देखिए इसमें प्री और फिक्सेस लिखा हुआ, यानी कि फिक्स का मतलब होता है चिपका देना। फिक्स का क्या मतलब होता है, चिपका देना, लगा देना, लगाना, लगाना या चिपकाना, लगाना या चिपकाना। साथियों बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे कि वो मेन वर्ड होता है और उस वर्ड के पहले क्या किया जाता है, एक वर्ड चिपका दिया जाता है, एक वर्ड लगा दिया जाता है, जिससे उस पूरे वर्ड की मीनिंग ही बदल जाती है। तो जब कोई भी वर्ड ऐसा बना हो जिसके पहले कोई वर्ड लगाया गया हो, या कोई ऐसा वर्ड जिसके बाद में कोई वर्ड लगा करके बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। यानी पहले जुड़ेगा तो उसे कहेंगे प्रीफिक्स और बाद में जुड़ेगा तो उसे कहते हैं सफिक्स। तो देखिए क्या कहा गया है कि प्रीफिक्सेस का प्रयोग अगर किया गया हो या सफिक्सेस का प्रयोग किया जाए तो
वहां पर ऐसी कंडीशन में क्या लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, हाइफन लगाया जाता है, हाइफन का यूज किया जाता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे लैरी किंग हैज सेवरल एक्स-वीवीज लिखा हुआ है कि लैरी किंग जो थे उनके हैज सेवरल, सेवरल का मतलब मैनी, अनेकों एक्स-वीवीज थी, यानी कि उनकी कई पत्नियां जो वर्तमान में पत्नी है उसके अलावा और बहुत सारी पत्नियां थी। तो जैसे कोई व्यक्ति शादीशुदा होता, अगर उसके पहले जो वर्तमान में पत्नी उसके पहले अगर उसने शादी किया है, उसकी और बहुत सारी पत्नियां हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्स-वीवीज कहा जाएगा साथियों। तो देखिए ये जो एक्स लगा हुआ है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, वीवीज के पहले। तो यानी कि वीवीज आपका एक वर्ड हो गया, इसके पहले एक वर्ड लगाया गया एक्स, और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज किया गया, हाइफन यूज किया गया है। तो जब किसी भी वर्ड के पहले कोई वर्ड जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं प्रीफिक्स। अगर यही वर्ड बाद में जोड़ा जाए तो इसे क्या बोला जाएगा, सफिक्स कहा जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं और सफिक्स किसे कहते हैं। तो प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ड के पहले जुड़ता है, और सफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ड के बाद में जोड़ा जाता है, उसे सफिक्स कहते हैं। सफिक्स जोड़कर और प्रीफिक्स जोड़ करके अनेकों परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो याद रखना कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इसकी पूरी स्टोरी है, पूरी कहानी है। अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, हर परीक्षा में प्रीफिक्स और सफिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पर भी पूरा वीडियो अपलोड किया जाएगा, और सारे वीडियोस आपके लिए साथियों फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे वीडियोस कैसे होते हैं, ऑल दीज वीडियोस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को एक पैसे चार्ज देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उद्देश्य यह है कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, बेहतर शिक्षा पहुंचनी चाहिए, सही शिक्षा पहुंचनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य को लेकर के कि घर घर शिक्षा होनी चाहिए। हमारा भारत कैसा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए, शिक्षित इंडिया होना चाहिए, ताकि क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। यानी जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक उसके लिए ये दुनिया और आखिरत की दुनिया, यानी मरने के बाद भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जब तक आप इस संसार में हैं, इस दुनिया में भी है, अगर आप अनएजुकेटेड हैं, आपके पास शिक्षा नहीं है, तो आप बेहतर बेनिफिट नहीं पा पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यानी कि आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप ले आना चाहते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास हो, तो आपको शिक्षित होना बहुत ही जरूरी होता है। तो शिक्षा क्या है कि हमारे हर परेशानी का हल है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप शिक्षा को ग्रहण करिए। अगर आप शिक्षित हैं तो दूसरों को भी शिक्षा पहुंचाते रहिए। तो चलिए, तो ये प्रीफिक्स क्या हो गया, प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के पहले लगता है। सफिक्स क्या है, एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के बाद में जोड़ करके बनाया जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, यहां पर ये एक वर्ड है, इसके पहले क्या लगा हुआ है, एक वर्ड जो कि प्रीफिक्स कहा जाएगा। तो प्री का मतलब होता है पहले आने वाला वर्ड, और फिक्स का मतलब होता है लगाना या चिपका देना। तो जब हम किसी के आगे कोई चीज लगाते हैं तो वो कहलाता है प्रीफिक्स, और बाद में लगाते हैं तो क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। तो जहां पर भी ये कंडीशन बनेगी साथियों, प्रीफिक्स वाली या सफिक्स वाली, वहां पर भी बीच में क्या लगता है, क्या लगता है, हाइफन यूज किया जाता है। तो आपने देखा कि प्रीफिक्स के हाइफन के 3 यूजेस हैं। कंपाउंड वर्ड के साथ आता है, या कोई ऐसा नाउन जिसके पहले 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बना है, तो उन जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वहां पर हाइफन आता है। या प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ क्या यूज किया जाता है, हाइफन यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क। यूज ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क को देखेंगे कि एक्सक्लामेशन मार्क का यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसे कहा जाता है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझना है साथियों। अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ना चाह रहे हैं तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज कब और कैसे करना चाहिए यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सक्लामेटरी मार्क एक ऐसा मार्क होता है जो हमारे अंदर की फीलिंग्स को शो करता है। यानी कि हम कब गुस्से में हैं, कब हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं, कब हमें दुख हो रहा है, कब हमें सुख की प्राप्ति हो रही है।
तो ये सारी बातें हम इसी चिन्ह के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करते हैं। जब तक आपको एक्सक्लामेशन मार्क का सही यूज करना नहीं आता है तो आप दुख को सुख में बदल देंगे, सुख को दुख में बदल देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग हमें कहां करना है? ऐसी जगहों पर करना है कि जो कि सुइटेबल प्लेस हो। तो एक्सक्लामेशन मार्क पहले ये जाने कि ये बनता कैसे साथियों। तो देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की जाती है और उसके नीचे एक ऐसे पॉइंट रखा जाता है जिसे हम कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। जिसे क्या बोला जाता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, या इसे इन्वर्टेड आई के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्वर्टेड आई का मतलब, इन्वर्ट का मतलब होता है किसी चीज को उल्टा करना। जैसे हम आई लिखते हैं साथियों, तो आई ऐसे बनाया जाता है, आई लिख करके ऊपर पॉइंट रखा जाता है, इसी का उल्टा कर दिया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? इन्वर्टेड आईज कहा जाता है। तो एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे, चलिए देखते हैं और सीखते हैं। एक्सक्लामेटरी मार्क का जो पहला सेंटेंस, पहला यूज होता है साथियों, वो कहां किया जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंत में। यानी कि जब कोई सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होगा और वो खत्म होगा, समाप्त होगा, तो जैसे ही कंप्लीट होगा उसके अंत में क्या लगेगा? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, यानी एक्सक्लामेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे साथियों कि एक्सक्लामेटरी मार्क होता क्या है साथियों, या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कि इसकी स्टार्टिंग हाउ से या व्हाट से की जाती है। व्हाट एन आइडिया, जैसे कहीं पर लिखा होता है व्हाट एन आइडिया, कुछ लोग बोलते हैं व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ थॉट। तो साथियों हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है कौन? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और उसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव यूज किया जाता है, फिर कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो हाउ या व्हाट होगा, उसके बाद क्या आ रहा है? यहां पर कोई एडजेक्टिव आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? कोई सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद जो वर्ब होती है साथियों, वो कहां होती है? सबसे एंड में रखी जाती है। तो यहां पर जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी इज लिखा हुआ है, तो यह एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हुआ यहां पर क्या लगा दिया गया? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगाया गया। तो पहला यूज एक्सक्लामेशन मार्क का कहां किया जाएगा? जब कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस खत्म होता है, समाप्त होता है। जैसे आपने किसी को देखा कि कोई बहुत ही सुंदर लेडी है, तो आपके मुंह से प्रेस के तौर पर उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ में क्या निकल गया? हाउ ब्यूटीफुल शी इज। इसका मतलब यह है कि आप कहना चाहते हैं कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, कि वो लेडी बहुत ही सुंदर है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने अंदर के इमोशन को, अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की फीलिंग्स को क्या करता है? एक्सपोज करता है, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, तब उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब कभी भी एंड होता है, उसका खत्म होता है, समाप्त होता है, तो क्या लगता है साथियों? वहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगेगा। तो हाउ ब्यूटीफुल इज शी लिखा हुआ है, तो यहां क्या लग गया? ये खत्म हो गया, यहां पर फुल स्टॉप लगाने की जगह क्या लग गया? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लग गया। ऐसे ही हाउ अगली शी लुक्स इन वेस्टर्न अटायर। तो साथियों अगर आपने किसी व्यक्ति को देखा या किसी लेडी को देखा, अगर उसने वेस्टर्न अटायर पहना है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता वाला कपड़ा अगर उसने पहन लिया है, क्योंकि हमारे यहां इस तरह का कोई कल्चर नहीं है कि हम ऐसा कुछ पहने, ऐसा कुछ करें जिससे हमारे अंदर की वल्गैरिटी, यानी कि वो एक्सपोज हो, दिखे। तो वल्गर दिखना ये अच्छी बात नहीं है, यानी जिसको देख करके लोग भद्दे भद्दे कमेंट करना शुरू कर दें, अच्छे कमेंट करें, ये चीजें होनी चाहिए। ऐसा कुछ हम करें या ऐसा हमारा पहनावा हो। लेकिन अगर कोई इस तरह से वेस्टर्न अटायर पहन करके घूम रहा है और उसको देख करके लोग कमेंट करते हैं, और वो देखने में व्यक्ति कैसा लग रहा? अगली लग रहा है, तो उसको देखते ही उसके मन में एक फीलिंग आएगी, और वो क्या कहता है? हाउ अगली शी लुक्स इन वेस्टर्न अटायर। वो वेस्टर्न अटायर पहन करके कितनी अगली लग रही है, यानी कितना बदसूरत लग रही है। तो ऐसा अगर बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जैसे ही उस लेडी को देखा, उसके मन में एक थॉट आया, और वो थॉट क्या था? कि लेडी कैसी लग रही थी? बदसूरत लग रही थी। और जब अपने अंदर की फीलिंग को शो कर रहा है, तो वहां पर वो सेंटेंस कैसा होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कंप्लीट होने पर क्या लगता है साथियों? यहां पर स्टॉप नहीं लगाते, बल्कि मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगाया जाएगा। आई होप कि यह भी क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, इंटरजेक्शन के बाद, यानी कि एक्सक्लामेशन मार्क कहां यूज होगा? ये वाला मार्क कहां यूज होगा साथियों? ये वाला मार्क कहां यूज होगा आपका?
जब इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है, इंटरजेक्शन का मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि वो सिर्फ स्पेशली उसी लिए बनाए जाते हैं कि जब वो वर्ड अगर लिखा है, इसका मतलब है कि यहां पर खुशी झलक रही है या दुख को प्रकट किया गया, आश्चर्य को प्रकट किया, यानी कि भावनाओं को प्रकट करने के लिए जब कोई ऐसा स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहा जाता है। इंटरजेक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर यह बताया जाता है कि हम अपने अंदर की फीलिंग को कैसे और किन वर्ड से शो करते हैं। साथियों, जैसे यहां पर हुर्रे लिखा हुआ है, तो हुर्रे अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो यह हमारे अंदर की खुशी को व्यक्त कर रहा है। जैसे अगर कोई प्राइज पाता है या कोई जीत होती है कहीं पर किसी की, तो वो उसके मन से, उसके मन में तुरंत आता है फीलिंग, किस चीज की, खुशियों की फीलिंग आती है। और जैसे खुशियों की फीलिंग आती है, वो मन से, मुंह से क्या निकलता है उसके, हुर्रे वी हैव वन द मैच। क्या क्या कहा गया, हुर्रे वी हैव वन द मैच, वी गॉट सेलेक्टेड इन द टीम, हमारा सिलेक्शन टीम में हो गया। तो जब किसी का सिलेक्शन होगा तो साथियों निश्चित रूप से वो क्या होगा, वो प्रसन्न होगा, खुश होगा, तो वो क्या बोलेगा, हुर्रे। और जब इंटरजेक्शन वर्ड यूज किए जाते हैं तो उसके तुरंत बाद क्या लगता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। जैसे कि यहां ऐसे जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, जैसे हमारा कोई चीज लॉस हो गया, कोई चीज नुकसान हो गया, तो हम दुखी होते हैं, अपने दुख को प्रकट करने के लिए इंटरजेक्शन वर्ड में कौन सा वर्ड यूज कर रहेंगे, अलास। क्या बोलेंगे, अलास यूज किया जाएगा। अलास आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग, अलास आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग, यानी कि मेरी गोल्ड की जो रिंग थी वो खो गई। अगर किसी की सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी अगर खो जाएगी, क्या वो सुखी होगा, क्या वो प्रसन्न होगा, नो नेवर, कभी नहीं होगा। इसलिए उसके अंदर से सुख की फीलिंग नहीं निकलेगी। कैसा फील करेगा, वो दुख फील करेगा और दुख वाली बातें करेगा। तो दुख को प्रकट करने के लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज किया जाता है, अलास यूज किया जाता है। अलास आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग। तो साथियों ये था हाइफन का यूज, ये था एक्सक्लेमेशन मार्क कहां कहां यूज होता है। चलिए एक और बचा हुआ है, उसको भी जल्दी से फटाफट हम लोग कवर करते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या क्या डिस्कस करना है, वो भी चीजें आपके सामने बोर्ड पर क्लियर कट लिखी हुई हैं। विद एग्जांपल इसको समझेंगे कि अगला टॉपिक हमारा है पंक्चुएशन मार्क्स में, और सबसे अंतिम टॉपिक यही है, क्योंकि अब तक 2 वीडियोस में सारी चीजें, सारे पॉइंट, सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। बस ये अंतिम टॉपिक है, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स का अंतिम लास्ट पॉइंट है जो हम लोगों को डिस्कस करना है। और वो क्या है, कैपिटल लेटर्स का यूज हम कब, कहां और कैसे करेंगे। तो चलिए साथियों, आप लोग भी जानते होंगे कि कैपिटल लेटर्स का यूज कहां कहां किया जाता है, अब तक तो सबको पता होगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है कि कैपिटल लेटर का यूज कहां करेंगे। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें से 12 पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्रूशियल है, उन्हीं को डिस्कस करना है। और इसके बाद फिर आपको एक एक्सरसाइज, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक एक्सरसाइज, इनकम्प्लीट एक्सरसाइज वो होगी, आपको दी जाएगी इस वीडियो के एंड में, जिसे आपको खुद से करके चेक करना है कि अब तक जो आपने पढ़ा क्या उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है या क्या अभी कमियां रह गई हैं। वो सारी चीजें आप कमेंट करके बताएंगे। बस ऐसे स्टूडेंट जो नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को भी शेयर करते रहें और उनको बताएं कि ये सारे क्लासेस उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और आगे ऐसी ही सीरीज कंटिन्यू होती रहेंगी। और इसको देखें, वॉच करें और अपना इंप्रूवमेंट करते रहें। तो चलिए पहला पॉइंट लेते हैं कि कैपिटल लेटर में सबसे पहला पॉइंट यह है कि कहां यूज किया जाता है। तो सेंटेंस को शुरू करने के लिए पहला पॉइंट क्या है साथियों, कि कैपिटल लेटर का यूज कहां करना चाहिए, कि जब कोई सेंटेंस हम लिखना शुरू करते हैं। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं कि सेंटेंस जब भी शुरू किया जाएगा, कोई भी सेंटेंस जब भी शुरू किया जाएगा तो उसका पहला लेटर कैसा लेटर होगा, कैपिटल लेटर होगा। तो अब देखिए सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं साथियों, ये सेंटेंसेस 5 प्रकार के होंगे। वैसे तो एक्चुअली 4 ही प्रकार के मेन सेंटेंसेस होते हैं। अगर ऑप्शन दिया जाए आपको 3, 4, 5 और 6,
कि 4 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं या 6 प्रकार के होते हैं। कभी कभी इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दे दिया जाएगा और पूछेगा बताइए कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, तो उसका जो रियल आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो वो 4 होगा। अगर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर, बनावट के आधार पर अगर देखें तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। सेंस के आधार पर, मीनिंग के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बनावट के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और लेकिन कुछ किताबों में एक और बढ़ा दिया जाता है जिसको मिक्स्ड सेंटेंस कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में 3 ही प्रकार वो होते हैं। लेकिन सेंस के बेसिस पर, सेंस के आधार पर, मीनिंग के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों, इसको भी आप पहले समझ लीजिए। पहला जो टाइप होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, कुछ लोग इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर इसे क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट कहा जाता है। और इनको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है आगे चल करके। एक होता अफर्मेटिव, एक होता अफर्मेटिव और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव। दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव। यानी कि जब हम किसी बात को किसी से कहते हैं, मैंने कहा मोहन इज अ स्टूडेंट, ये कैसा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव। हमने कहा कि मोहन इज नॉट अ साइंटिस्ट, तो ये कैसा सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन ये अफर्मेटिव और नेगेटिव ये किसका पार्ट होता है, यानी किसी स्टेटमेंट का। यानी वो स्टेटमेंट असर्टिव भी हो सकता है और डिक्लेरेटिव भी, उसको आप कह सकते हैं। तो यानी असर्टिव सेंटेंस कोई कहे, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट, तो ये सारी चीजें अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन ये क्या है, असर्टिव ही है। असर्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो चाहे असर्टिव का अफर्मेटिव पार्ट आपने स्टार्ट करना हो या फिर आपको नेगेटिव उसका पार्ट स्टार्ट करना है, यानी कि कोई भी सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी, वो कैसे होगी, कैपिटल लेटर में होगी। जैसे कहा गया राधा इज अ स्टूडेंट, राधा इज अ टीचर, स्टूडेंट, साइंटिस्ट, कुछ भी आप बोलते हैं, तो इसमें जो पहला लेटर होगा साथियों, यानी कि जब कोई सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो शुरुआत करने के लिए जो पहला लेटर होता है यह किसमें लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कोई भी सेंटेंस जब आप स्टार्ट करते हैं तो चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसका पहला लेटर किस लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव। कुछ लोग कहते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव, नहीं, ये 2 अलग अलग सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये असर्टिव का एक पार्ट होता है। सेंटेंस तो आपका असर्टिव होता है, सेंटेंस कौन सा होता है, असर्टिव होता है, या उसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हो, जिसमें किसी बात को डिक्लेयर किया जाता है, या तो वो पॉजिटिव डिक्लेरेशन होती है या फिर नेगेटिव डिक्लेरेशन होती है। इसी तरह से उसको आप स्टेटमेंट कह सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो चाहे वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो, ठीक है। मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, मैंने कहा सफवान इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, सफवान एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, तो ये क्या है, एक कोटेशन है, एक स्टेटमेंट है जो कि पॉजिटिव वे में कहा गया। लेकिन मैंने कहा सफवान इज अ डल स्टूडेंट, अगर वो एक मंद बुद्धि का लड़का, ही इज अ डफर, अगर डफर कह दिया तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। मैंने कहा ही डिड नॉट फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन, वो हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है, तो यहां पर नेगेटिव बातें कह दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये किसके अंतर्गत आएगा, असर्टिव के अंतर्गत आएगा, या उसको आप डिक्लेरेटिव कह सकते हो या फिर आप उसको स्टेटमेंट कह सकते हो। तो कोई भी सेंटेंस जो लिखा जाता है वो असर्टिव होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव, चाहे अफर्मेटिव तरीके से लिखा हो या नेगेटिव तरीके से लिखा हो, लेकिन उसका जो पहला सेंटेंस हो, यानी कोई भी सेंटेंस आप शुरू कर रहे हैं तो उसका पहला लेटर कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इंटेरोगेटिव। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 टाइप के होते हैं। अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं
इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो ये भी दो टाइप से स्टार्ट किए जाते हैं। एक होता है जिसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, और एक होता है WH क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हुए सेंटेंस को बनाया जाता है इंटेरोगेट करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। अब ये जो इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ये चूंकि 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, और डेयर, यूज्ड टू, ये सभी क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक बांटा गया प्राइमरी ऑक्सिलरी में और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी में। ऐसे कुछ लोग मॉडल्स भी कहते हैं, वो डजंट मैटर कि वो क्या मतलब प्राइमरी है या मॉडल है, उससे नहीं मतलब। यानी कि हमारे पास ग्रामर में जो 24 हेल्पिंग वर्ब है, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, तो ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब है, अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर उससे स्टार्ट किया जा रहा है, जैसे मैंने कहा आर यू ओके, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, आर यू ओके, क्या आप ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, या तो यस में दिया जाएगा या फिर नो में दिया जाएगा। अगर आप ओके हैं तो आप कहेंगे यस, और नो ओके नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, नो। तो चाहे सेंटेंस जो भी हो, आप जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, मैंने आपसे कुछ भी पूछा। अब यहां देखिए किससे स्टार्ट किया जा रहा है, WH लगा करके स्टार्ट किया जा रहा है, और यहां R से स्टार्ट हो रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया गया है। तो चाहे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हुए पूछा जाए, लेकिन अगर वो कोई सेंटेंस है, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, तो उसका जो पहला लेटर होगा, जैसे R में पहला लेटर A है, इसी तरह से व्हाट का पहला लेटर W है, तो ये किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो कैपिटल लेटर हम लोग सीख रहे हैं कि कैपिटल लेटर का यूज कहां किया जाता है। तो सबसे पहला बच्चों आपको यह समझना है कि जो हमारा कैपिटल यानी कि लेटर होता है, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव पार्ट में लिखा हो, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो। इंपेरेटिव जिसको हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, मैंने कहा ओपन द डोर। अब अगर ओपन द डोर मैंने कहा तो ये सेंटेंस ऑर्डर दिया जा रहा, ऑर्डर दे करके बताया गया। यानी कि कोई इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी भी जो स्टार्टिंग होगी, जो पहला लेटर होगा, वो किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस मस्ट बी स्टार्ट इन कैपिटल लेटर। यानी कि जो पहला लेटर होगा वो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, जो भी सेंटेंस आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसका पहला लेटर किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाए। अगर आपने स्मॉल लेटर से शुरू कर दिया तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपका आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट लेते हैं और चेक करते हैं कि सेंटेंस में कहां कहां पर कैपिटल लेटर का और यूज होता है, यानी कि कैपिटल लेटर का यूज और कहां कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट चलिए देखिए, पर्सनल प्रोनाउन अगर कहीं पर लिखा हो, पर्सनल प्रोनाउन में आप फिर से देखें, पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। बच्चों ये सभी क्या है साथियों, ये क्या है, ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। ये सभी कैसे प्रोनाउन है, इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो नाउन के स्थान पर नाउन के बदले यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। लेकिन यहां बात हो रही कि कोई भी पर्सनल प्रोनाउन अगर आपका लिखा हुआ है या आपको लिखना है, अगर वो स्टार्टिंग में लिखा जा रहा है तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसमें से जैसे वी को लिखना है, यू को लिखना, ही को लिखना, शी को लिखना, इट को लिखना, दे को लिखना, अगर ये बीच में आ रहा है तो कैपिटल में इनको नहीं लिखा जाता। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन ये जो आई लिखा हुआ है ये कहीं भी लिखा जाएगा और अकेले लिखा जाएगा। अगर कहीं भी लिखा जाएगा और अकेले लिखा जाएगा तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाए। जबकि अगर आई को छोड़ दो, आई को हटा दो, आई की बात ना करो, बाकी इसमें से वी कहीं भी लिखा जाएगा, यू कहीं भी लिखो,
अगर स्टार्टिंग में लिखना है तो कैपिटल में रहेगा, लेकिन अगर बीच में लिखना है तो यह कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर में। किसमें लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। लेकिन आई की मैं बात करूं तो आई चाहे किसी सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में लिखना हो, चाहे किसी सेंटेंस के मिड में, बीच में लिखना हो, या किसी सेंटेंस के एंड में लिखना हो, अगर आई को लिखना है तो वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब आई एम अ टीचर अगर आप लिख रहे हो तो ये यहां पर आ रहा है, ठीक है, ये यहां पर आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आई कहां लिखा जाएगा? कैपिटल। कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल। ये बीच में भी आएगा तब भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा हो, अगर उसमें आई अकेले लिखा हो, शर्त यह है कि आई अकेले लिखा हो तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा, चाहे सेंटेंस के शुरू में लिखना हो, चाहे सेंटेंस के बीच में लिखना हो, या सेंटेंस के अंत में लिखना हो, हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई इंटरजेक्शन आ रहा है, और इंटरजेक्शन में कौन सा इंटरजेक्शन? ओ, जैसे कहते हो ओ माई गॉड, क्या बोलते हैं? ओ माई गॉड, ओ मम्मी। तो अगर कहीं पर भी ओ लिखोगे, ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और ओ क्या है? संबोधन करके लिखा जा रहा है, एड्रेस करके लिखा जाता है, तो इसलिए ठीक है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो इस तरह से अगर इंटरजेक्शन ओ की बात की जाए या फिर कैपिटल आई की बात की जाए, ये कहीं भी लिखा जाता है तो क्या लगा, कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल। आई होप कि ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, पहला और दूसरा। पहला था कि सेंटेंस को जब भी आप शुरू करें, चाहे जैसा सेंटेंस हो, चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। कोई भी सेंटेंस आप शुरुआत कर रहे हो, लिखना शुरू करो तो उसका पहला लेटर कैपिटल में ही लिखना, ठीक है। जैसे अब एग्जाम होने को है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो रहा है, इंग्लिश का पेपर अभी नहीं हुआ है, तो इंग्लिश जहां भी लिखनी है, या इंग्लिश मीडियम के जितने बच्चे होते हैं, जितने स्टूडेंट होते हैं, उनको चीजें ज्यादातर इंग्लिश में ही लिखनी होती है। तो इंग्लिश में जब कभी भी कोई चीज आप लिख रहे हो तो उसका पहला लेटर किसमें लिखोगे? कैपिटल लेटर में। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर प्रॉपर नाउन में आई, प्रॉपर नाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में अगर आई आ रहा है या इंटरजेक्शन ओ आ रहा है, तो वो जहां भी लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे ओ लिख करके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देखिए सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। जहां भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है वहां पर जरूर बताइएगा, जरूर इन्फॉर्म करिए, ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो वो चीजें क्लियर हो जाए बीच में, ताकि ये ना हो कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसको भी समझेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमें कैपिटल लेटर का यूज और कहां कहां करना चाहिए। तो अगला सेंटेंस है कि एब्रीविएशंस में प्रत्येक अक्षर के लिए। अब देखो एब्रीविएशन में प्रत्येक अक्षर के लिए, जैसे ध्यान दीजिए आपको बताया गया था कि फुल स्टॉप का भी प्रयोग एब्रीविएशन में किया जाता है। जैसे अगर आपको लिखना है बीए, ध्यान देना बी और ए, अगर इस तरह से लिखोगे तो यह गलत माना जाएगा, क्योंकि आप क्या लिख रहे हो? बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख रहे हो, यानी किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो, किसी चीज का एब्रीविएशन फॉर्म लिख रहे हो। तो जब किसी चीज को एब्रीविएट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, तो पहली चीज तो उसका हर लेटर किस में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में, और उसके बाद यहां पर फुल स्टॉप का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे बी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बी लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, ए लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा दें। इसी तरह से जैसे आपको एम ए लिखना है, एम लिखेंगे, स्टॉप लगाएंगे, ए लिखेंगे, स्टॉप लगाएंगे। जैसे एफ आई आर है, एफ लिखेंगे, आई लिखेंगे, फिर उसके बाद आर, स्टॉप लगा देंगे। तो यानी जब किसी चीज को हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एब्रीविएशन उसका करते हैं, शॉर्ट फॉर्म करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका पहला लेटर किसमें लिखा जाता है? कैपिटल में, और उसके बाद क्या लगाया जाता है? फुल स्टॉप। जैसे एफ आई आर, लोग कहते हैं हम एफ आई आर करवा देंगे, तो एफ आई आर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया। तो जब किसी चीज को हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कि क्या बताया गया? एब्रीविएशन में प्रत्येक अक्षर के लिए जब हम किसी चीज को एब्रीविएट करते हैं तो उसका हर अक्षर जब आप लिखोगे, पहला लिखा
कैपिटल में फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर दूसरा अक्षर लिख करके कैपिटल में फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर तीसरा अक्षर, इस तरह जितने भी अक्षर होंगे, जितने भी लेटर होंगे, उन सबको लिखने के बाद क्या लगाया जाता है, फुल स्टॉप, और पहला लेटर जो भी होगा उसका वो कैपिटल लेटर में ही, यानी कि जब एब्रिविएशन करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो उसका हर लेटर क्या लिखा जाएगा, किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। क्लियर हो रहा है या नहीं, यस और नो? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कैपिटल लेटर और कहां यूज करना है, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव के लिए। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव के लिए भाई, प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव जहां भी लिखा जाएगा वहां पर वो कैपिटल लेटर। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय ये कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर मैंने कहा राधा, सॉरी बॉय है तो इसको राजू कर दे रहे हैं, राजू, तो अब बॉय किसी का नाम नहीं होता है, बॉय किसी का नाम नहीं होता है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। लेकिन राजू का बुलाने वाला नाम होता है, इसका नाम रख दिया गया, बॉय का क्या रख दिया गया, नाम रख दिया गया। तो जब किसी का कोई नाम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कंट्री, कंट्री यानी देश। अब अगर मैंने केवल कंट्री कह दिया तो कंट्री में कोई भी कंट्री हो सकता है, लेकिन मैंने कह दिया इंडिया, अगर मैंने कहा इंडिया, तो कंट्री और इंडिया दोनों में फर्क क्या, कंट्री कोई भी हो सकती है, लेकिन इंडिया क्या है, एक कंट्री का नाम है। तो जब किसी का नाम हो जाता है, किसी का नाम रख दिया जाता है, नाम लेकर के पुकारा जाता है, तो वो स्पेशली क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो जब कभी भी कोई प्रॉपर नाउन लिखा जाए, प्रॉपर नाउन चाहे जहां भी लिखा जाता है, चाहे कोई सेंटेंस आप लिख रहे हो उसके स्टार्टिंग में लिखो, चाहे कोई सेंटेंस लिख रहा है उसके बीच में लिखो, चाहे कोई सेंटेंस लिख रहा है उसके एंड में लिखो, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला लेटर किस में लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। दूसरा सेंटेंस इंडिया इज अ, इंडिया इज अ, India is a democratic, India is a nice country, nice country, India is a nice country। अब आप देखो, ध्यान दो कि देखिए इंडिया यहां पर क्या, कहां लिखा हुआ है, इंडिया यहां पर कहां लिखा है, सेंटेंस के एंड में लिखा है, लेकिन यहां पर इंडिया दूसरे सेंटेंस में कहां लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है। तो चूंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन चाहे किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा हो, चाहे किसी सेंटेंस के एंड में लिखा हो, या फिर कहीं भी बीच में लिखा हो, ठीक है, तो वहां वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। इसी तरह से आप देखिए प्रॉपर नाउन जहां भी लिखा जाएगा और प्रॉपर एडजेक्टिव जहां भी लिखा जाएगा, उसके लिए जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। अब जैसे इंडिया क्या है, ये कंट्री का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनेगा, प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव क्या बोला जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया को अगर हम प्रॉपर एडजेक्टिव में बदलना चाहे तो क्या बनेगा, इंडिया से इंडियन, इंडिया से क्या हो जाएगा, इंडियन, इंडियन पीपल आर वेरी जेंटल, आर वेरी जेंटल, कि भारतीय लोग बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, जेंटल होते हैं, तो सज्जन होते हैं। तो यहां पर देखिए इंडिया से क्या बन गया, इंडियन बन गया। ऐसे ही चाइना से क्या बन जाएगा, चाइनीज बन जाएगा। पाकिस्तान से क्या बन जाएगा, पाकिस्तानी बन जाएगा। अमेरिका से क्या बन जाएगा, अमेरिकन बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या बन जाएगा, ऑस्ट्रेलियन बन जाएगा। तो यानी किसी प्रॉपर नाउन से जब भी हमें एडजेक्टिव बनाना हो, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो उसी से चेंज करके बनाया जाता है एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनता है, प्रॉपर
प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। तो प्रॉपर नाउन से जब प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा तो देखो चाहे जहां भी प्रॉपर नाउन लिखना हो या प्रॉपर एडजेक्टिव लिखना हो, उसका पहला लेटर कहां कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। तो ये पॉइंट भी आई होप कि क्लियर हो गया होगा। क्यों भाई, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? यस और नो, यस या नो में आंसर करते रहिए, रिप्लाई करते रहिए। चलिए अब उसके बाद अगला क्या है? अगर हमें महीनों का नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स कहां लिखे जाते हैं, कहां यूज होगा? अगर हम महीनों के नाम लिख रहे हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी जो नेम ऑफ द मंथ्स है, नेम ऑफ द मंथ्स है, महीनों के नाम। कितने महीने होते हैं बच्चों? 12 मंथ्स होते हैं। कितने महीने होते हैं हमारे ईयर में? 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। और उन 12 महीनों का नाम कहीं भी लिखना हो, चाहे किसी सेंटेंस के शुरुआत में लिखो, चाहे किसी सेंटेंस के बीच में लिखो या सेंटेंस के एंड में लिखो, वो कैपिटल लेटर में। जैसे हमें जनवरी लिखना है तो जनवरी कैसे लिखा जाएगा? जे उसका कैपिटल में। फरवरी लिखना है तो एफ किस में लिखा जाएगा? कैपिटल में। मार्च लिखना है तो एम किस में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में। तो जो भी महीने हम लिखते हैं, जिस भी महीने का नाम लिखेंगे, उसका जो पहला लेटर होगा वो किस में होगा? कैपिटल लेटर में होगा। इसी तरह से दिनों के नाम अगर लिखने की बात आ जाए, दिनों का नाम, जैसे हमारे वीक में 7 डेज होते हैं, 1 वीक है 7 डेज। एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर ये 7 दिन के नाम जब भी आप लिखोगे, उसका पहला लेटर किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में। कहां? स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में भी कैपिटल लेटर आएगा, बीच में लिखोगे दिनों के नाम तब भी, या किसी सेंटेंस के एंड में लिखना हो तब भी उसका पहला लेटर किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद हॉलीडेज के नाम, अगर हॉलीडेज कोई, जैसे चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे आ गया, ठीक है। अब चिल्ड्रंस डे बच्चों का 2 दिन मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नहीं, ये क्या है? हॉलीडेज के नेम है। या फिर जैसे हॉलीडेज में मान लीजिए टीचर्स डे हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया। तो इस तरह से जो भी त्योहार होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, उनका नाम चाहे जहां भी लिखने के लिए बोला जाएगा, उसको आप किसमें लिखोगे? कैपिटल लेटर में ही लिखोगे। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा और पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जहां हॉलीडेज का नाम होगा वो स्मॉल लेटर से होगा, जहां दिनों का नाम होगा वो स्मॉल लेटर से होगा, जहां महीनों का नाम होगा स्मॉल लेटर से होगा। जब कोई सेंटेंस शुरू किया जाएगा तो वो स्मॉल लेटर से शुरू किया जाएगा। जहां प्रॉपर नाउन लिखा होगा आई, वो स्मॉल लेटर से लिखा होगा। इंटरजेक्शन ओ लिखा होगा, स्मॉल लेटर से लिखा होगा। तो आपको समझना है कि ये सारी चीजें जहां भी लिखे जाते हैं कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। उसको कैपिटल कर दोगे, स्मॉल लेटर से किसमें बना दोगे? कैपिटल लेटर में। अपने आप वो सेंटेंस आपका सही होगा। लेकिन जब सेंटेंस खत्म होता है, समाप्त होता है, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगा दो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा देंगे। ये सारी बातें और भी इसके पहले जो भी वीडियोस हमने बनाई है, अपलोड की है, उसमें सारी बातें डिस्कस हो चुकी है। जो लोग नए हो, जो लोग ना देखे हो, उस वीडियो को जरूर देख लेंगे ताकि उनको पंक्चुएशन का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। और ये पंक्चुएशन का लास्ट टॉपिक चल रहा है, पंक्चुएशन का तीसरा वीडियो अपलोड किया जा रहा है और इसके अंत में आपको 10 सेंटेंस की एक एक्सरसाइज दी जाएगी। वो एक्सरसाइज अनसॉल्व होगी, सॉल्व नहीं होगी, उसमें आंसर आपको नहीं दिया जाएगा। आप लोग खुद उसको सॉल्व करके उसमें कमेंट करके उसका आंसर लिखेंगे कि पहले में क्या होगा सही, दूसरे में क्या होगा सही, तीसरे में क्या होगा सही, ठीक है। तो इस तरह से आप करते रहिए। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि अगर देश का नाम लिखना हो, देश का नाम जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, कोई भी कंट्री अगर आप लिख रहे हो, कंट्री का नाम जब भी आप लिखोगे, देश का नाम जब भी लिखोगे तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसी तरह से जब भाषा, लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, ठीक है, तमिल है, कोई भी भाषा अगर आप लिख रहे हो तो भाषा का नाम भी किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, चाहे जहां। इसी तरह से नेशनैलिटी की बात करें, जैसे हमारी नेशनैलिटी क्या? वी ऑल आर इंडियंस। तो इंडियंस जब भी लिखा जाएगा, नेशनैलिटी लिखा जाएगा, राष्ट्रीयता लिखी जाएगी, तो वो किसमें लिखी जाएगी? कैपिटल लेटर में ही लिखी जाएगी। ऐसे जब किसी रिलीजन का नाम आपको लिखना है, किसी धर्म का नाम लिखना है, जैसे हिंदुइज्म लिखना है,
है, इस्लामिज्म लिखना है, हिंदू लिखना है, इस्लाम लिखना है, इस बौद्धिज्म लिखना है, तो उसका जो पहला लेटर क्या होगा, वो क्या किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल में। क्रिश्चियनिटी लिखना है, जो भी धर्म है, धर्म के जो भी नाम आप जो है सिख धर्म का नाम लिखोगे, किसी भी धर्म का, दुनिया के किसी भी धर्म का नाम आप लिखोगे तो उसका पहला लेटर किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल में। चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, चाहे सेंटेंस के पहले आए, चाहे सेंटेंस के एंड में आए, अंत में आए, हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। तो देशों के नाम, भाषा का नाम, नेशनैलिटी का नाम, रिलीजन का नाम, या किसी सब्जेक्ट का नाम, जैसे इंग्लिश आप पढ़ते हो, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, वो सब्जेक्ट हो गया, साइंस आप पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे, वो एक सब्जेक्ट हो जाएगा, पॉलिटी आप पढ़ते हो, वो एक सब्जेक्ट है। तो किसी भी सब्जेक्ट का नाम अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो वो किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि और कहां कहां कैपिटल लेटर आएगा। ऐतिहासिक जगह, कोई भी ऐतिहासिक जगह आप लिख रहे हैं जहां पर इतिहास की बड़ी बड़ी इमारतें हैं या इतिहास में कोई घटनाएं घटित हुई है, जैसे पानीपत का युद्ध हुआ है, ठीक है, तो वो एक ऐतिहासिक बातें हो गई, ठीक है। इसी तरह से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, वो भी क्या है, ऐतिहासिक बातें हैं। इसी तरह से आप देखें कोई घटना घटित हुई है या कोई ऐतिहासिक जगह है, जैसे आगरा कहा जाए तो आगरा क्या है, एक ऐसा फेमस स्थान है जहां पर क्या क्या बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है। तो आगरा इज फेमस फॉर इट्स ताजमहल, ठीक है, ताजमहल के लिए फेमस माना जाता है। तो वो एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि कहीं भी किसी से भी पूछो तो उस जगह के बारे में लोग बताएंगे। तो जैसे आगरा हो गया, या कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना है जो घटित हुई है, अगर उसके बारे में आप लिख रहे हो तो वो हमेशा किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी चीज का टाइटल लिख रहे हो, जैसे कोई किताब लिखी होती है, कोई बुक लिखी होती है, तो बुक के ऊपर देखते हैं उस बुक का नाम लिखा होता है, बुक का नाम। जैसे हैमलेट, अगर हैमलेट क्या है, हैमलेट शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा है, क्या लिखा है, एक ड्रामा लिखा है, एक नाटक लिखा है जो बहुत ही फेमस ड्रामा है। तो अब जैसे हैमलेट लिखा गया कैपिटल लेटर में, ओथेलो लिखा गया कैपिटल लेटर में, मैकबेथ लिखा है कैपिटल लेटर में। इसी तरह से जितने भी कोई भी किताबें लिखी जाती है उसके ऊपर उस किताब का नाम लिखा रहता है, ठीक है। जैसे रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, गरीब माता पिता और अमीर माता पिता। तो इस तरह से बहुत सारे किताबें हैं जिनके ऊपर उन किताबों का टाइटल लिखा होता है, उनका नाम लिखा होता है। तो जब कभी भी किसी किताब का टाइटल या किसी चीज का टाइटल लिखा हो तो वो हमेशा किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आगे देखो समाचार पत्रों का नाम अगर लिखना है, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर अगर आप देखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द पायनियर, द इंडियन एक्सप्रेस, तो कोई भी अगर आप जैसे द हिंदू एक न्यूज़पेपर आता है, तो इस तरह से कोई भी समाचार पत्र हो, कोई भी न्यूज़पेपर है, तो उसका नाम जब भी लिखा जाएगा, चाहे जहां भी लिखा जाएगा, सेंटेंस में कहीं भी लिखा जाएगा, उसका नाम कैपिटल लेटर में लिख। इसी तरह जहाजों के नाम जब लिखा है, द टाइटैनिक, टाइटैनिक सभी लोग जानते होंगे, टाइटैनिक बड़ा ही फेमस नाम है, किसका नाम है, जहाज का नाम है। इसी तरह से और बहुत सारी, हाँ डूब गया जिसका नाम होता है वो डूब ही जाता है, ठीक है। तो हाँ, जिसका नाम होता है वो बदनाम होता है, जिसका नाम होता है वो डूब जाता है, जैसे टाइटैनिक। तो ऐसे रेलों के नाम, जैसे मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो है ना, मेट्रो का नाम अगर आप देखें तो वो भी एक ट्रेन का नाम है। तो समाचार पत्र है या फिर जहाज है, रेल है, अगर उसका नाम कहीं भी लिखना है तो हमेशा किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल। लेकिन जब पेपर में आएगा कि पंक्चुएट करो, तो ये सारे नाम जहां भी लिखे होंगे स्मॉल लेटर से होंगे। चलिए आगे देखिए, जब भगवान के नाम लिखने हो, किसके नाम लिखने हो, भगवान के नाम लिखने हो, जैसे मान लो राम को लोग भगवान मानते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, लॉर्ड रामा, तो वहां कैपिटल लेटर में द लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण का नाम लिखना हो। इसी तरह से किसी भी भगवान का नाम अगर कोई लिख रहा है, ठीक है, भगवान का नाम, उसका टाइटल अगर लिख रहा है तो वो भी किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर जगह रिपीट हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच के लिए। अब यहां पर फिर से देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। जैसे मैंने कहा आई सेड कॉमा विद इन कॉमास, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर
यहां पर अब आप चेक करेंगे, देखिए जब कोई नरेशन में पॉइंट लिखा होता है, डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में कोई चीज लिखा होता है तो कॉमा लगा करके और इन्वर्टेड कॉमास लगा करके या कोटेशन मार्क लगा करके लिखा जाता है। तो कॉमा के बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखा जाता है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसमें जो पहला लेटर होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यानी जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जब भी पहला लेटर लिखा जाएगा तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो यहां पर ही जो लिखा हुआ अगर स्मॉल से कर दे तो गलत हो जाएगा। यहां पर ही किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जब भी लिखा जाए कोई भी लेटर तो वो कैपिटल लेटर में ही, यहां ही लिखा जाए, शी लिखा जाए, इट लिखा जाए, दे लिखा जाए, किसी का भी नाम लिखा जाए तो वो पहला लेटर किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में, क्योंकि यहां से एक पूरा सेंटेंस माना जाता है। और जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, चाहे नाउन से हो चाहे प्रोनाउन से, उसका पहला लेटर किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो ये था रिपोर्टेड स्पीच जो हमेशा कैपिटल लेटर में। ऐसे ही देखिए राजनीतिक दलों के नाम के लिए, यानी जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए, राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ठीक है, ओवैसी की पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज बनी हुई है, राजनीतिक पार्टियां बनी हुई है, ठीक है। तो जब उन पार्टियों के नाम आप सुने या लिखें, आपको लिखना पड़े तो उसे किसमें लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जब कभी भी पॉलिटिकल पार्टियों के नाम लिखे जाएंगे, चाहे जब कभी भी, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, चाहे सेंटेंस के बीच में, चाहे सेंटेंस के एंड में, तो वो हमेशा किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आई होप कि एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करवा दिया कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहां कहां आएगा। तो आज मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किया। पहला हाइफन बताया कि हाइफन का यूज कहां होता है, फिर बताया एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कहां होता है, फिर बताया कैपिटल लेटर का यूज कहां होता है, ये एग्जांपल के साथ। अब इसके लास्ट में ये सेंटेंस चूंकि कंप्लीट हो चुका है, इसका यूज आपने अच्छे से देख लिया। अब आपको इस वीडियो के एंड में आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसे आपको कंप्लीट करना है। और जो लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और